केओटिक स्वॉर्ड गॉड चैप्टर 3 शरीर का शुद्धिकरण। जियांग तियान ने अपने छोटे शरीर को देखा और हौंफने लगा। उसके चेहरे के भाव को जटिल ही कहा जा सकता था। पिछले 1 साल में वह यह गिनना भूल गया था कि उसके पिछले जीवन के क्षण कितनी बार उसकी आंखों के सामने चमके थे। उसके मन में यादें इतनी ताजा थीं, मानो सब कुछ कल ही हुआ हो, मानो उसकी आत्मा की बहुत गहराइयों में उकेरा गया हो। उन्हें अपने पिछले जन्म में जियान चेन कहा जाता था। अपनी मृत्यु के बाद वह अपने साथ अपनी स्मृति और आत्मा के रहस्यों को लिए हुए था और उसका पुनर्जन्म हुआ था। उन्होंने अपने पुनर्जन्म के बाद भी अपनी सभी यादों को बरकरार रखा, इसलिए पैदा होने के बाद भी उन्हें पहले से ही पता था कि कैसे बात करनी है। और उसके बिस्तर के पास लोगों की बातचीत के अनुसार उसे इस बात का अंदाजा था कि वह किस प्रकार के घर में है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे पता चल गया था कि वह अब पहले जैसी दुनिया में नहीं है। यह एक नई दुनिया थी जिसके बारे में जियान चेन ने कभी नहीं सुना था। यहाँ तक जियान चेन जिस हवेली में रहता था उसका भी एक नाम था चांगयांग मैंशन। हवेली लुओए सिटी के शीर्ष 4 परिवारों में से एक की थी, प्रत्येक के पास शक्ति और प्रभाव का आधार था। उनके अपने पिता वास्तव में चांगयांग बा नाम के चंगयांग कबीले के नेता थे। उनकी मां का नाम भी यूटियन था और कबीले के नेता के लिए चौथी उपपत्नी थी। हालांकि वह प्राथमिक पत्नी नहीं थी, फिर भी उसके पास परिवार में काफी शक्ति थी क्योंकि उसने एक दीप्तिमान संत मास्टर की उपाधि धारण की थी। भले ही जियान चेन को यह समझ में नहीं आया कि एक दीप्तिमान संत मास्टर क्या था, वह यह समझ गया था कि उसकी मां एक दीप्तिमान संत गुरु थी, इसलिए कबीले में उसकी स्थिति उच्च थी और ऐसे कई लोग थे जो उसका सम्मान करते थे। खुद जियान चेन के संबंध में वो चंगयांग कबीले का चौथा युवा स्वामी था और कबीले के भीतर उसकी राजसी स्थिति थी। जियान चेन के 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन भी थी। पहला भाई चंगयांग हु था, बहन चंगयांग मिंग्यू थी और दूसरा भाई चंगयांग के था। उन चारों के पिता एक ही थे, लेकिन हर एक की मां अलग थी। चांगयांग हु को छोड़कर चांगयांग मिंग्यू और चंगयांग के ने उनसे कई बार मुलाकात की थी और दोनों ही उनसे कुछ ही साल बड़े थे। भाई बहनों में सबसे बड़े चंगयांग मिंग्यू थे जो 4 साल के थे, जियान चेन से 3 साल बड़ा। चांगयांग के उनसे 2 साल बड़े थे। उनके अलावा 4 हालांकि परिवार में अभी भी कई अन्य बच्चे थे। इस समय एक बुजुर्ग गृहस्वामी जियान चेन के पीछे से आया और धीरे से बोला, चौथे युवा भगवान, देर हो रही है और आपकी मां आपको ढूंढ रही है। जियान चेन तुरंत वास्तविकता में वापस आ गया। आकाश की ओर देखते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि आकाश धुंधला हो रहा है, जो आने वाली रात का संकेत है। अनजाने में जियान चेन पूरी दोपहर वहीं खड़ी रही। मैं समझता हूँ चांग बाई, मैं 1 सेकंड में वापस जाऊंगा। चांग बाई चांगयांग कबीले के लिए हाउसकीपर थी और अनिवार्य रूप से परिवार के भीतर हर एक मामले का ख्याल रखती थी। इस कारण कुल में उसका रुतबा काफी ऊंचा था। हालांकि वह केवल एक गृहस्वामी था, उसने अच्छी मात्रा में सम्मान प्राप्त किया था, व्यवहारिक रूप से उतना ही जितना कि स्वयं घर के मुखिया के पास था। बड़ी उम्मीदों के साथ जियान चेन को देखते ही चांग बाई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यहाँ तक जब जियान चेन केवल आधा साल का था, उसे चलने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत नहीं थी और उसने 8 महीने के भीतर जल्दी से बोलना सीख लिया। वह न केवल स्पष्ट रूप से बोल सकता था, बल्कि वह दूसरों से संवाद भी कर सकता था। अकेले इन 2 उपलब्धियों के साथ जियान चेन को पहले से ही एक जीनियस कहा जा चुका था और कई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वह कैसे बड़ा होगा। रात में जियान चेन अपनी मां बी यूटियन के साथ डाइनिंग हॉल में खाना खाने गया। जिस डाइनिंग हॉल में वे दोनों बैठे थे वह खास था, केवल घर का मुखिया, उसकी रखेलियां और उसके बच्चे ही वहां भोजन कर सकते थे। जब बी यूटियन और जियान चेन डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो 3 सुंदरियां पहले से ही सर्कुलर डिनर टेबल पर बैठी थीं। उनमें से प्रत्येक अपने 20 के दशक में लग रहा था और उनमें से प्रत्येक ने एक बच्चे को अपनी गोद में लिया हुआ था। बच्चों में से एक लड़का था और दूसरी एक लड़की थी। लड़का लगभग 3-4 साल का था और स्वस्थ लेकिन गोल मटोल था। वह चांगयांग बा चांगयांग के तीसरे पुत्र और युवा स्वामी थे। जिस क्षण चंगयांग के ने जियान चेन को देखा, उसकी आंखों में शत्रुता और घृणा उमड़ पड़ी। यह स्पष्ट था कि वह कुछ शुरू करने के इरादे से भरा हुआ था और कोई कह सकता है कि वह जियान चेन के खिलाफ पूर्वाग्रह रखता था। चारों महिलाएं चंगयांग के से जियान चांग के प्रति शत्रुता को महसूस कर सकती थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उनके दिमाग में यह बच्चों के बीच का एक छोटा सा मामला था और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत मायने रखता हो। दूसरी बच्ची 4-5 साल की 2 पोनीटेल वाली लड़की थी। उसकी चमकदार आंखों ने अभी भी शत्रुतापूर्ण चंगयांग के को देखा और हंसी। हर हंसी के साथ दिखने वाले अपने 2 डिंपल के साथ वह असाधारण रूप से प्यारी लग रही थी।
हालांकि वह अब कम उम्र की थी, लेकिन यह निश्चित था कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो उसके पास ऐसी सुंदरता होगी जो देवताओं को टक्कर दे सके। यह बच्चा चांगयांग बा का दूसरा जन्म था, साथ ही एकमात्र महिला संतान चांगयांग मिंग्यू थी। चौथा भाई, तुम यहाँ हो, आओ और बैठो। जियान चेन को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान और भी शानदार हो गई थी, जैसे ही उसने उसे हाथ हिलाया। जियान चेन ने अभिवादन के रूप में चांगयांग मिंग्यू की ओर सिर हिलाया और खाने की मेज पर अपनी मां के साथ बैठ गया। बी यूटियन ने जियान चेन को प्यार से दुलारना शुरू किया, धीरे से कहा, जियांग अपनी मौसी और भाई बहनों को नमस्ते कहो। किसी अन्य विकल्प के बिना जियान चेन ने लाड प्यार करने वाली महिलाओं को देखा। नमस्कार सबसे बड़ी चाची, दूसरी चाची, तीसरी चाची, दूसरी बहन और तीसरा भाई। जब से उसकी मां को पता चला कि वह कुशलता से बोल सकता है, तब से वह उसे शिष्टाचार के बुनियादी नियम सिखा रही थी। जियान चेन की प्रवाह के साथ जाओ मानसिकता के साथ उन्होंने उसकी शिक्षाओं पर कोई आपत्ति नहीं की। यह दीर्घकाल में उसके लिए और इस नए संसार में भी लाभदायक सिद्ध होगा। जब वह पहली बार इस अजीब नई जगह में आया था तो उसने इस नए शरीर के साथ काफी संघर्ष किया था। चूंकि वह अपनी पुरानी यादों के साथ पुनर्जन्म ले चुका था, वह भी जियान चेन जैसा महसूस करता था। अपनी आत्मा की गहराई में उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह नया जीवन उनका है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने धीरे धीरे अपने नए शरीर और जीवन को स्वीकार कर लिया। चाहे कुछ भी हो, बी यूटीन अभी भी उसकी मां थी। हालांकि यह एक रहस्य था कि वह अपनी यादों को कैसे बनाए रखने में कामयाब रहे। वे दूसरी दुनिया में एक जगह से थे। इसका इस नई दुनिया से कोई संबंध नहीं था, इसलिए जियान चेन ने अपने दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में यादों को छुपाने का फैसला किया था। यह उनके नए जीवन को स्वीकार करने और उनके पास जो कुछ भी था उसे देने का समय था। तीनों महिलाएं जियान चेन को देखकर मुस्कुराईं। सुनहरी पोशाक पहने महिलाओं में से एक ने हंसते हुए कहा, बहन यूनेर, ऐसा लगता है कि जियांग तियान अधिक से अधिक बुद्धिमान हो रही है। उसे केवल 1 साल के बच्चे के रूप में देखना कठिन और कठिन होता जा रहा है। इतने बुद्धिमान बच्चे को पाकर मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूँ। बोलने वाली महिला चंग्यांग बा की दूसरी पत्नी और चांग्यांग मिंग्यू बाई यूसुआन की मां थी। यह सही है छोटी बहन यूनेर, दूसरी बहन ने जो कहा वह सही है। हर दिन मैं जियांग तियान से और भी ज्यादा प्यार करने लगता हूँ। जियान चेन के बगल में शांत भाव से बैठी 4 महिलाओं में से एक थी। वह तीसरी पत्नी थी यू फेंगियान। जियांग तियान निश्चित रूप से एक चाइल्ड जीनियस है। 6 महीने में चलने और 8 में बोलने में सक्षम होना, ये ऐसे कारनामे हैं जो उसकी उम्र का कोई दूसरा बच्चा दोहराने में सक्षम नहीं होगा। मैं खुद को यह देखने के लिए उत्सुक महसूस करता हूं कि 2 साल में जब वह परीक्षण से गुजरता है तो उसके पास कितनी पवित्र ऊर्जा होती है। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि समय आने पर वह हम सभी को एक सुखद आश्चर्य देगा। अगली महिला जो बोलती थी वह काफी बड़ी थी और दूसरों की तुलना में बहुत अधिक गुस्सैल लग रही थी। वह पहली पत्नी थी लिंगलोंग। जैसे ही लिंगलोंग ने अपना वाक्य पूरा किया, एक गहरी मर्दाना आवाज निकली, मैं सहमत हूं। मैं इस सुखद आश्चर्य के लिए जियांग तियान के तीसरे वर्ष में पहुंचने का भी इंतजार कर रहा हूं। एक 30 साल का आदमी मालिक की तरह खुद को लेकर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। सुनहरी रूपरेखाओं से सजे सफेद चांद पांव और कंधों तक पहुंचे काले बालों वाले सिर के साथ उस आदमी ने एक सुकून भरा माहौल दिया। पति, पिता। उस आदमी को देखते ही टेबल पर मौजूद सातों लोग एक साथ खड़े हो गए और एक के बाद एक आवाज लगाई। जियान चेन कोई अपवाद नहीं था और धीरे से चिल्लाया। ये युवक वास्तव में चंग्यांग कबीले का मुखिया चंग्यांग बा था। चंग्यांग बा खाने की मेज पर टहलते हुए आए और चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ बैठ गए। जियान चेन को देखते हुए उसने पूछा, जियांगर, क्या तुम अब भी यहाँ रहकर खुश महसूस कर रही हो? जियान चेन ने सिर हिलाया। हाँ। चांग्यांग बा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जियांग, अगर आप कभी भी इस भरे हुए पुराने घर में बंद महसूस करते हैं तो बेझिझक बाहर का पता लगाएं और इसे अपने लिए अनुभव करें। मुझे पता है, पिता, जियान चेन ने जवाब दिया। चांग्यांग बा इस बात से बेहद खुश थे कि जियान चेन कितना बुद्धिमान था और वह 1 साल के बच्चे से कितना अलग था। परिवार का रात का खाना खुशी खुशी बीत गया और खाना जल्दी खा लिया। बाद में जियान चेन अकेले अपने कमरे में लौट आया। अपनी उम्र के हिसाब से उन्हें अपनी मां के साथ उसी कमरे में सोना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया था कि उन्हें अपना कमरा चाहिए। इस अनुरोध के संबंध में जियान चेन दृढ़ थी और अन्यथा उसे राजी नहीं किया जाएगा। बी यूटियन ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया था। और इसलिए उस रात जियान चेन अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखकर अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी थी। उसके हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर थीं, जैसा कि उसका चेहरा था, क्योंकि वह चुपचाप अजुलेट स्वॉर्ड लॉ के पहले सिद्धांत का अभ्यास करने की गति से गुजर रहा था।
अज़ुलेफ तलवार कानून, यह वही था जो जियान चेन अपनी पिछली दुनिया में 20 वर्षों से पढ़ रहा था और उसके शस्त्रागार में सबसे मजबूत हथियार बन गया था। यह एक प्रकार की खेती थी जो दुर्लभ और दुर्जेय दोनों थी। इसमें ऐसे सिद्धांत थे जो गहरे थे और इसमें कई मजबूत तकनीकें भी थीं। अज़ुलेफ तलवार कानून कुछ ऐसा था जिसे जियान चेन ने बचपन में देखा था। पहाड़ों में खेलते समय वह गलती से एक चट्टान से गिर गया था और किसी तरह पानी के एक कुंड में उतरकर गिरने से बचने में सफल रहा। जब वह जागा तो उसने अपने आप को भोजन के एकमात्र स्रोत के रूप में मछली के साथ एक गुफा में फंसा हुआ पाया। मैनुअल खोजने के बाद उन्होंने इसे सीखने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था और आखिरकार 10 साल बाद सफल हुए। अपनी सफलता के साथ वह गुफा से बाहर निकलने और ऊपर की भूमि पर लौटने में सक्षम था। जियान चेन एक युद्ध अनाथ था जिसे उसके परदादा और दादी ने ले लिया था। 10 साल हो गए जब वह गुफा में फंसा हुआ था, इसलिए जब वो गांव लौटा तो उसके परदादा बहुत पहले ही वृद्धावस्था से गुजर चुके थे। उन्हें अपना सम्मान देने के बाद अब अकेला जियान चेन अपने छोटे से पहाड़ी गांव से दुनिया की यात्रा करने के लिए निकल गया। जियान चेन ने स्वीकार किया था कि जीवन ने उसे अपने पिछले जीवन में क्या दिया था और उसने इस नए जीवन को भी स्वीकार कर लिया था। इस स्वीकृति के साथ उन्होंने अपनी ताकत हासिल करने के लिए तैयार आधे साल के लिए अपने शरीर को साधना और परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।